आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल इंडियन अचीवर्स में। और मैं हूं राजीव गुप्ता। और हमारे साथ हैं हमारे जाने माने मेहमान श्री मन जी, जो अमेरिका में ही रहते हैं। दोस्तों, एक बात तो माननी पड़ेगी, पहले हम समझते थे कि हमारे जो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके अंदर सबसे ज्यादा कला है खबरों में बने रहने की। लेकिन अब जब से इस साल के शुरू से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोबारा से राष्ट्रपति बने हैं, तो उन्होंने मोदी जी को इस लाइन में तो पीछे छोड़ दिया है कि खबरों में कैसे बने रहना है और पूरी दुनिया में उथल पुथल कैसे मचा के रखनी है। और इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे उनके वो प्रशंसक हो चाहे उनके विरोधी हो, ये बात तो सब मानते हैं कि मिस्टर ट्रंप का कोई मुकाबला नहीं है। उन्होंने पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, प्रिंट हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। मैंने तो यहाँ पर भी देखा चैनलों में उन्हीं की ही खबरें चलती रहती हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं था बाइडेन के टाइम में। शायद मन जी भी इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे मेरी। और जिस तरीके से वो घोषणाएं करते हैं, किसी भी देश के खिलाफ कैसी भी घोषणा कर देते हैं, और किसी को ये नहीं पता कि भी उनके खिलाफ अब क्या होने जा रहा है। और अभी पीछे उन्होंने भारत के खिलाफ लगाया था 25% तो लागू हो चुका, 25% 27 तारीख को लागू होना है। लेकिन अभी हाल ही में जो शुक्रवार को अलास्का में उनकी पुतिन के साथ मीटिंग हुई, हालांकि उन्होंने पुतिन को बहुत भयानक धमकी दी थी कि अगर सीज फायर नहीं किया तो बड़े सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। लेकिन एकदम से मीटिंग के बाद उन्होंने उसके ऊपर काफी नरमी दिखाई है। हालांकि हमारा टॉपिक जो है आज, उनके ये टैरिफ लगाने से अमेरिका में इन्फ्लेशन कितना बढ़ रहा है, या रेट, चीजों के दाम, चाहे वो जरूरी चीजें हो चाहे गैर जरूरी चीजें हो, ग्रोसरी हो, उसमें कितना फर्क आ रहा है। चूंकि मंजी यहीं पर रहते हैं, तकरीबन लगभग 1.5 दशक से यहीं है, तो और वो काफी पैनी नजर रखते हैं। तो आज हम इसी को लेकर चर्चा करेंगे कि क्या ये जो टैरिफ लगा है उससे भारतीय समुदाय पर कुछ फर्क पड़ा है, क्या वो कुछ चिंतित हुए हैं, और क्या यहाँ पर महंगाई बढ़ी है। तो इसी को लेकर हमारे मन जी से हम कुछ सवाल करेंगे। और नमस्कार सर। फिर देखते हैं कि क्या वाकई, मन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद सर। कि कितना फर्क आया है पिछले एक महीने में और आगे क्या क्या हो सकता है। तो मन जी, हम इसी से शुरू करते हैं कि आपके हिसाब से क्या लगता है कि किस दिशा में जा रहा है अमेरिका। नमस्कार सर। सभी दर्शकों को भी नमस्कार। सबसे पहले हम शुक्रवार 15 अगस्त 2025 को जो अलास्का में मीटिंग हुई रशियन प्रेसिडेंट पुतिन और ट्रंप के बीच में, उसके बारे में एक संक्षेप में चर्चा भी करनी आवश्यक है, जी क्योंकि इस बहुचर्चित मीटिंग की पूरी दुनिया को बड़ी बेसब्री से इंतजार था। और सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि मिस्टर ट्रम्प को न्यूज़ में सुर्खियों में रहने की जो कला है, वो टॉप है उनकी। दुनिया का कोई लीडर आजकल ऐसा नहीं है जिसको पूरी दुनिया टकटकी लगाए देखती हो, कान लगा के सुनती हो। सर, लीडर तो छोड़ो, फिल्म स्टार भी नहीं है कोई ऐसा। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं आपको जान के आश्चर्य होगा कि मैं भी कई-कई बार इनकी खबरें देखने के लिए, जब ये कॉन्फ्रेंस की पता चलती है, तो मैं भी लगा के बैठ जाता हूँ सुनने के लिए। आखिर क्योंकि अमेरिका जो कुछ करता है, उसका जो रिपल इफेक्ट है, पूरी दुनिया में दिखाई देता है। पूरी दुनिया में। तो कल इन्होंने 3 घंटे की मीटिंग की। अब आप मीटिंग की शुरुआत देखिए कितनी फ़िल्मी स्टाइल से हुई, एकदम हॉलीवुड स्टाइल से। बिल्कुल एयरफोर्स वन से ट्रम्प बिल्कुल। जी उतरते हैं और अलास्का में रेड कारपेट पे पुतिन का स्वागत करते हैं। अब जो स्वागत है एयरपोर्ट पे, वो शानदार तरीका क्या है कि बॉम्बर 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 उड़ा दिए। बॉम्बर ऊपर उड़ रहा है और आजू-बाजू में उनके सारे फाइटर प्लेन्स तैयार खड़े हैं। फाइटर प्लेन तैयार खड़े हैं, कमाल है। जैसे कि आपने कुछ भी गड़बड़ करी तो देख लूँगा मैं तुम्हें तुरंत ही, वो वाला स्टाइल। बिल्कुल। और उसके बाद वो पुतिन जी को अपनी गाड़ी बीस्ट में बैठाकर लेके जाते हैं एंकरेज में। एंकरेज भी शानदार शहर, मैं गया हूँ उधर। रात के 10 बजे वहाँ पर सनसेट होता है, सुबह 6 बजे फिर से लिखा आता है। फिर दिन आ जाता है। तो सब कुछ सूर्य की रोशनी में ही हो रहा है और खूब अच्छी रैली हो रही थी। ट्रम्प सपोर्टर्स वहाँ मौजूद थे, यूक्रेन सपोर्टर्स वहाँ मौजूद थे, डेमोक्रेट्स थे, रिपब्लिकन्स थे। डेमोक्रेट्स को इस बात का गुस्सा था कि पुतिन जो है वॉर क्रिमिनल है।
और 10 बिल साल से हमने उनको अपने यूएस की सॉइल पे कदम नहीं रखने दिया है, आप उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हो। जी, तो विपक्ष का ये टॉपिक मुद्दा था। कल मेरे ख्याल से हिलरी क्लिंटन ने भी कहा था कि अगर राष्ट्रपति ट्रम्प बगैर भूमि के एक्सचेंज के ये डील करवा देते हैं, तो नोबेल प्राइज़ के लिए मैं खुद उन्हें नॉमिनेट जी, करूँगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये भी यहाँ की खबरों में बड़ी अहम चर्चा थी। उन्हें भी चाहिए बहुत बड़ी बात थी क्योंकि हुँ, रशिया ने जो किया है आप दर्शकों को पता होगा, आपको भी पता होगा, 2-3 मेन कारण हैं। सबसे मेन कारण ये है कि जो लैंड उन्होंने क्रीमिया का 2014 से कब्जाया हुआ है, उसको वो छोड़ने को तैयार नहीं है। वो तो ये तक कहते हैं रशिया ये कहती है कि हम जहाँ पर हमारे लोग रहते हैं, वो एरियाज़ भी हम लेंगे यूक्रेन से और नाटो में आपको आने नहीं देंगे, नाटो की फ़ौजें हमारे बॉर्डर पे नहीं खड़ी हो सकती। बिल्कुल ठीक है। ये 2 अहम कंडीशन है और मुझे नहीं लगता कि पुतिन इन 2 कंडीशन को मनवाए बगैर युद्ध विराम करेंगे और ठीक वही हुआ। 3 घंटे की मीटिंग में क्या-क्या डिस्कस हुआ, सिर्फ़ ईश्वर जानता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, कोई सवाल-जवाब कोई ख़ास नहीं लिए, ये भी नहीं बताया क्या डील हुई, बस ये कह दिया कि इट वाज़ अ प्रोडक्टिव टॉक। हाँ, और दोबारा मिलेंगे मॉस्को में। दोबारा मिलेंगे मॉस्को में। मिस्टर ट्रम्प का एक स्टेटमेंट बड़ा ही ध्यान उसने मेरा आकर्षित किया और बिल्कुल सधे हुए बिज़नेसमैन की तरह उन्होंने कहा, "देयर इज़ नो डील अंटिल देयर इज़ अ डील।" येस। बिल्कुल सही बात है, ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड का गोल्डन स्टेटमेंट है हुँ, हुँ। कि जब तक कोई समझौता ना हो जाए, तब तक आप कोई मान नहीं डील सकते समझौता हुआ है। बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब साफ है और उसका मिस्टर ट्रम्प ने एक स्टेटमेंट बड़ा और अच्छा बोला, उन्होंने कहा कि अब मुझे कुछ फ़ोन कॉल करने पड़ेंगे। मुझे ज़ेलेंस्की को फ़ोन कॉल येस, करना पड़ेगा, मुझे नाटो को नाटो को फ़ोन करना पड़ेगा। तो मतलब साफ है कि यू विल हैव टू एग्री टू व्हाट मिस्टर पुतिन इज़ आस्किंग फॉर। येस। इसके अलावा अब कोई संशय नहीं रह जाता। तो हिलरी क्लिंटन भी जानती थी कि डील तो उतनी सीधी नहीं होगी जितना दुनिया समझ रही है। नहीं, वैसे वैसे आपको क्या लगता है कि मुझे तो ये लगता है कि जो पुतिन है, वो प्री डिसाइड करके आए हुए थे कि 2 टूक वो सीधी-सी बात करेंगे कि भई नाटो में ना आए और जो हमारी ज़मीन पे हमने जो कब्ज़ा किया, वो हमारी रहेगी। वो हमारी आपको क्या रहेगी। लगता है? बिल्कुल वही हुआ है और भाई और एक बात को तो उन्होंने डिफाई कर दिया कि भाई वो किसी के खौफ में नहीं है, वो किसी के डर में नहीं है। क्योंकि बिल्कुल अगर डर में होते तो जैसे ट्रंप ने धमकी दी थी कि सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, तो उससे हो सकता था कि वो थोड़ा-सा नरम पड़ते, लेकिन मुझे तो नहीं लगा कि वो नरम पड़े हैं बिल्कुल भी। भाई क्यों नरम पड़ेंगे वो रशिया जो है अमेरिका की टक्कर का है और पुतिन ने तो कह रखा है कि हम पे कोई हमला करेगा तो ये दुनिया रूस के बगैर तो अच्छी लगेगी नहीं। सही बात अगर है, अगर हम नहीं तो तुम नहीं, ये तुम तो नहीं। मामला बड़ा मामला साफ है। भारत की स्थिति से कंपेयर करो तो रूस बहुत स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन में है बिल्कुल ठीक है। और पुतिन को नाराज़ करके कोई भी विश्व शक्ति जो है अपना अहित नहीं करवाएगी। जैसे आप कह रहे हो कि बहुत स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन में है, इसके पीछे चाइना और काफ़ी हद तक भारत का रशिया के साथ होना भी तो एक फैक्टर है। भारत का साथ रहना एक फैक्टर है लेकिन वो वही बात हो जाती है कि रुपया में 5 पैसे का कंट्रीब्यूशन है भारत का। हुँ, हुँ। असली फैक्टर तो और भी है कहने को तो अ यूएस से खुद नेचुरल गैस खरीद रहा है रशिया से और उसका जो वॉल्यूम है वो इंडिया के क्रूड से कहीं अधिक है। हुँ, हुँ। तो ये तो ख़ैर वही वाली बात हो जाती है कि नहीं, नहीं, लेकिन वो मुद्दा तो है ही नहीं। देखो हाँ, कौन क्या खरीद रहा है वो मुद्दा मुझे तो नहीं नहीं, लगता वो मुद्दा है। मुद्दा ये स्ट्रैटेजिक और जियो पॉलिटिक्स है। करेक्ट। लेकिन जो भारत का जो स्टेटमेंट है, भारत का जो ऑफ़िशियल स्टेटमेंट था वो इसी डायरेक्शन में था कि आप हमें क्यों गाली दे रहे हो जबकि बाकी लोगों भी तो आप खरीद रहे हो रशिया से। नहीं, लेकिन आपने अगर मोदी जी की 15 अगस्त की जो सबसे बड़ा लंबा भाषण रहा हुँ, आज तक का उनका, हुँ, उसको अगर आपने गौर से सुना हो तो उसमें उन्होंने पूरी तरह से मैसेज दिया हुआ है। स्वदेश का मैसेज हो, चाहे कि वो फिर अपनी आत्मनिर्भरता का हुँ। मैसेज हो। आपको क्या लगता है? देखिए सर मैंने मोदी जी का स्टेटमेंट तो सुना नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूँगा इस मामले पर। ओके, ओके। जी। व्यस्त था मैं सुन नहीं पाया, शायद से आज आज बैठ के सुनूँगा। हुँ, हुँ। लेकिन मैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का वो पिछले हफ्ते का स्टेटमेंट याद करते हुए ये बात कह रहा हूँ, जिसमें उन्होंने साफ-साफ लिखा है, प्रॉपर एक दो टूक स्टेटमेंट था कि आप हम पे उँगली नहीं उठा सकते, बाकी देश भी खरीद रहे हैं। खैर
वो टॉपिक एक अलग रहा, लेकिन जो स्पष्ट है कि कोई भी डील नहीं हुई है। मेरे ख्याल से अब ज़ेलेंस्की को फिर से उन्होंने बुलाने की बात की है, मंडे को फिर से बुला रहे हैं। हम्म। ये भी सोशल मीडिया ट्रुथ पर मिस्टर ट्रम्प का आधिकारिक स्टेटमेंट आ चुका है। हाँ, ये तो सीएनएन पे भी चल रहा है, फॉक्स पे भी हाँ, चल रहा है। हाँ, वो सबसे पहले ट्रुथ पे लिखा था, उसके बाद सीएनएन वगैरह पे आ चुका है जी कि जी जी। हम मिस्टर ज़ेलेंस्की को बुला के बातचीत करेंगे। तो जब अ- तक कहिए, कहिए। अगर आपने एक चीज नोट करी हो तो उसमें यही बात आई है कि जो ये मीटिंग का पर्पस है उसमें शायद उन्होंने अब बोला कि सीज फायर से ज्यादा जो है ना, वो ज्यादा जरूरी हो गया है कि क्या नाम, शांति बहाल करने की बात, हाँ, सीज़फायर है तो ना। एक हाँ, सीज़फायर तो एक शॉर्ट टर्म है, वो चाहते हैं लड़ाई पूरी तरह से रुक जाए और जो टर्म्स एंड कंडीशन मिस्टर पुतिन ने रखी हैं, वो अब तो माननी ही पड़ेंगी। वो माननी पड़ेगी, वो तो माननी पड़ेगी। तो 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 आपको लगता है, मैं वैसे ही एक सवाल कर रहा हूं, आपको लगता है कि जिस तरीके का ये मिस्टर ट्रम्प हैं और जिस तरीके से उन्हें अपनी बातें मनवाने का एक अंदाज है, मतलब ताकत है उनके अंदर, आपको लगता है कि मतलब वो इस बात को डाइजेस्ट कर पाएंगे कि वो पुतिन की शर्तों को 100% वैसे के वैसे मान लें और अपना एक भी उस पर वो ना लगाएं। बहुत डाउटफुल लगता है सर। आप कयास मत लगाइए, आप पिछले पास्ट जो इवेंट्स हुए हैं, उनको एनालाइज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि मिस्टर ट्रम्प और मिस्टर जेडी वैंस ने ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस में बुलाकर लाइव मीडिया के सामने किस तरह से जलील किया था। बिल्कुल बिल्कुल। उससे आपको क्या लगता है कि उनको वाक़ई में यूक्रेन का युद्ध रुकवाने में क्या दिलचस्पी हो सकती है? कोई भी नहीं है। तो कोई भी नहीं है। आप डॉट्स कनेक्ट करेंगे तो आपको साफ़ हो जाएगा कि भई चाहते क्या हैं ये लोग? ठीक है। मैं तो सिर्फ़ केवल 2 चीज़ों से मेरे को इस चीज़ को ट्रैक करने में आनंद है। पहला तो ये कि इससे भारत का क्या हित या अहित होगा, और दूसरा ये कि यहाँ पर यूएसए में इन्फ्लेशन, खाने-पीने की वस्तुओं पर या बाकी शेष चीज़ों पर महँगाई क्या बढ़ रही है या घट रही है? ठीक है। इन 2 चीज़ों पर ही मेरा फ़ोकस अधिक है। रही बात युद्ध की, वो युद्ध तो रुकना चाहिए। बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं। कोई भी नहीं चाहेगा कि बेफ़ालतू में लड़ाई चलती रहे। लेकिन मन जी, एक खबर तो और भी आ गई है कि ट्रंप ने जो भी मीटिंग के बाद स्टेटमेंट दी है, उससे कहीं ना कहीं ये भी दिख रहा है कि शायद वो जो भारत के ऊपर 27 अगस्त को अब वो लगने वाला जो टैरिफ है 25% एडिशनल, हुँ। शायद वो टाल दें, जैसा कि चाइना के साथ हुआ है। चाइना के साथ देखिए, ये भी एक दिलचस्प बात है कि चाइना के साथ रोका नहीं है, पॉज़ पे है वो। हम्म। उन्होंने ग्रेस पीरियड दिया है। चाइना को पहले 90 डेज़ का ग्रेस पीरियड दिया, फिर से कुछ 60 डेज़ का ग्रेस पीरियड दिया है। तो इसका मतलब ये है कि तलवार जो सर पे लटक रही थी, वो हटी नहीं है, लटक रही है। वो गिरेगी कब? या 90 दिन बाद या 60 दिन बाद, ये देखना बाकी है। नहीं नहीं, ये तो आप कह रहे हो कि तलवार लटकी हुई है, लेकिन जिस हुँ। ढंग से वो इसको डिले करे जा रहे हैं, तो हो सकता है कि तलवार हटा ही दी जाए। देखिए, सारा जो खेल है ना, वो टेक्निकैलिटीज़ में है। टेक्निकैलिटी क्या कहती है, मैं तो इस चीज़ पे ये स्टेटमेंट सुन के खुश होऊँगा कि टैरिफ पूरी तरह से हटा दिए गए। मैं इस चीज़ से मुझे कोई तसल्ली नहीं मिलेगी, मेरे देश के एक्सपोर्टर्स को इस चीज़ से तसल्ली नहीं मिलेगी अगर वो कहते हैं हम टैरिफ पॉज़ कर रहे हैं। नहीं, टैरिफ आप इस एंगल से देख रहे हो, टेक्निकली देख रहे हुँ, हो। मैं उसकी जो ट्रम्प की जो सोच है और वो जो उनकी जो डोमिनेंस वाली जो एक हैबिट है, पर्सनालिटी है, मैं उसको उस एंगल से देख रहा हूँ कि वो नुकसान जितना मर्जी हो जाए, अगर उनकी आन बान शान पे आ जाएगी तो मुझे नहीं लगता कि वो अटकेंगे कहीं पर। आप शायद से सही कह रहे हैं। मेरा न मैं तो सिर्फ़ आर-या-पार में यकीन रखता हूँ। मेरे लिए तो चीज़ें ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखती हैं मुझे। जी। तो मेरे लिए तो या तो टैरिफ पॉज़ है या टैरिफ हटा दिया गया है। जब तक टैरिफ नहीं हटेगा तब तक तलवार लटक रही है। बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन सवाल ये है ना कि जो हमारे देश के एक्सपोर्टर्स हैं, जो यहाँ पर माल भेज रहे हैं, उनकी तो जान जो है आफ़त में है। कल मैं भारत के जो कॉमर्स एसोसिएशन है, जो अखिल भारतीय व्यापारी मंडल है, उसके सेक्रेटरी का स्टेटमेंट सुन रहा था। वो बताते हैं कि उनको पता नहीं पिछले 1 हफ्ते में कितनी कॉल्स आई हैं स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स की, कपड़ा बनाने वालों की, कारपेट बनाने वालों की, फर्नीचर, हैंडीक्राफ्ट्स बनाने वाले लोगों की, जिनका माल
यूएस से आता है, सब चिंतित हैं। बिल्कुल उनकी है, बिल्कुल उनकी है। उनकी रोज़ी-रोटी सिर्फ़ इसी माध्यम से चल रही थी क्योंकि वो यहाँ पर अपना प्रोडक्ट जो है यूएसए में भेज रहे थे। हुँ, हुँ। अब आप सोचिए वन फाइन डे आप मान लीजिए आपकी कारपेट बनाने की फैक्ट्री है, आप पिछले 10 साल से कारपेट सिर्फ़ यूरोप और यूएसए में बेचकर आपकी रोज़ी-रोटी चल रही है। वन फाइन डे आपको बोला जाता है अब आपका का हम आपका माल नहीं लेंगे। अब वो माल खपाएगा कहाँ? हुँ। नहीं, इसमें एक सवाल है मेरा, हुँ, क्योंकि देखो टैक्स तो यहाँ की कंपनी ने देना है यहाँ की सरकार को, हुँ, ठीक हुँ, है? हुँ, हम हुँ। इंडिया से तो एक्सपोर्ट करेंगे। क्या अभी तक ऐसा हुआ है कि भई यहाँ की कंपनियों ने जो बड़े-बड़े चेन हैं, उन्होंने कुछ ऑर्डर कैंसल करे हैं या नहीं? इसके हाँ, ऊपर आपके पास कुछ अपडेट है क्या? हाँ जी, बिल्कुल है अपडेट। इस पर मैं एक ब्लूमबर्ग की एक वीडियो रिपोर्ट देख रहा था जिसमें उन्होंने इंटरव्यू किया है मिडवेस्ट के ग्रोसरी स्टोर के मालिक से। एक ओके। फ़ेमस ग्रोसरी स्टोर है, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, उसके मालिक से उन्होंने इंटरव्यू किया। तो उस मालिक ने बताया कि मेरे स्टोर में जो श्रिम्प और सी-फूड सप्लाई जो सारी इंडिया से आती थी, वो मैं अब खरीद नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि टैरिफ बढ़ चुका है और आगे बढ़ने की आशंका है। तो हमें मालूम नहीं कि जिस कॉस्ट पे हम बेचेंगे, वो हमें प्रॉफ़िट मार्जिन देगी कि नहीं। तो उन्होंने ये साफ-साफ स्पष्ट किया कि हमने जो सी-फूड और ख़ास तौर पे श्रिम्प, आपको पता होगा भारत से श्रिम्प बहुत आता है यूएसए हुँ, में। हुँ। हुँ, हुँ। तो उन्होंने वो सारे ऑर्डर कैंसल कर दिए और बदले में वो श्रिम्प यहाँ के लैटिन अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका देशों से उन्होंने लेना शुरू कर दिया। तो ये एक साफ-साफ इंडिकेशन है, जिससे स्थिति बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाती है कि श्रिम्प जैसी डेली रोज़मर्रा वाली वस्तु अगर ग्रोसरी स्टोर के मालिक कैंसल कर रहे हैं, तो आप हुँ। अंदाज़ा लगाइए जो बड़ा उद्योग है फॉर एग्ज़ाम्पल फर्नीचर स्टोर्स। यहाँ के बड़े-बड़े फर्नीचर स्टोर्स आप देखिए, रिस्टोरेशन हार्डवेयर है या फिर कोई भी आप रूम्स टू गो वगैरह लगा लीजिए, वहाँ पर आप देखेंगे जो हाई क्वालिटी जो फर्नीचर बिकता है यूएसए में, वो सारा मेड इन इंडिया है। हुँ, हुँ। अब उसकी कीमत तो स्वाभाविक तौर से बढ़ेगी ही बढ़ेगी और जो फ्यूचर ऑर्डर्स हैं, वो सारे उन्होंने पॉज़ कर दिए। अच्छा, इसमें एक चीज़ और बताइए मंत जी, हाँ, कि जिस तरीके से मिस्टर ट्रम्प ने भारत के ऊपर टैक्स लगाया है, टैरिफ लगाया है, और देखो कपड़े की अगर बात करें आप, तो कपड़ा बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी खूब आता है। खूब आता है। ठीक है। तो हुँ। कहीं न कहीं ये आपको नहीं लगता कि जो पाकिस्तान के साथ जो सॉफ्टनेस अभी हाल के दिनों में दिखाई है, उसके पीछे ये भी एक वजह हो सकती है कि हाँ, भी चलो इनको थोड़ा-सा बढ़ावा दें और इनसे जो मैंने नॉमिनेट करवाया अपना नाम नोबेल पीस प्राइज़ के लिए, तो शायद वो थोड़ा-सा और स्ट्रॉन्ग हो जाए? बिल्कुल, ये भी एक नज़रिया है और वैलिड नज़रिया है, ये तो बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है। लेकिन जब तक कोई आधिकारिक स्टेटमेंट नहीं आता, तब हुँ, तक मैं ऐसा कहने से बचूँगा। लेकिन आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें कोई संशय नहीं और आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी होगी। हिस्टोरिकली पाकिस्तान जो है, वो यूएसए का बेटर एलाय रहा है। जी। पिछले शासनकाल में डेमोक्रेट्स ने कोशिश की कि इंडिया के साथ उनकी रिलेशनशिप बेटर हो। लेकिन हिस्टोरिकली आप देखेंगे तो रिपब्लिकन्स ने हमेशा से ही पाकिस्तान को भारत के ऊपर तवज्जो दी है। हुँ, उनके लिए वो बेटर एलाइज़ वो ही रहे हैं, ना कि भारत। बिल्कुल ठीक है। वो तो तो देखो उसमें तो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट है। पॉलिटिकल हैं। हाँ। हाँ, तो इसमें आपकी जो बात है कपड़े की और जो लेदर प्रोडक्ट्स की, ऑफ़ कोर्स वो पाकिस्तानी में प्रोडक्ट्स का जो इन्फ्लुएंस है, यूएस मार्केट में बढ़ेगा। अ, आपको एक दिलचस्प किस्सा बताता हूँ इस मामले में। इंडियन स्टोर में यहाँ के पटेल ब्रदर्स में जो यहाँ की सबसे बड़ी चेन है इंडियन उसमें आप जाएँगे तो ऑफ लेट पिछले 1 डेढ़ महीने से आप देखेंगे कि वहाँ पर पाकिस्तानी गुड्स का शेल्फ में होना अधिक बढ़ गया है। चाहे वो मिठाइयाँ हों, चाहे वो अचार हों, पहले भी थे लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही हो गया है। अब ज़्यादा हो गए, अब ज़्यादा हाँ, हो गए। हुँ, हुँ। अमूल, वडीलाल वगैरह की जो डेज़र्ट्स थे और जो फ्रोज़न प्रोडक्ट्स थे, उनकी कीमत बढ़ने से वो शेल्फ में उतनी दिखाई नहीं देते। आपको लाहौरी और कराची प्रोडक्ट्स अधिक दिखाई दे रहे हैं। हाँ, अधिक दिखाई दे रहे हैं, सही कह रहे हैं। तो ये भी एक इस स्ट्रैटेजी का एक लंबा-चौड़ा जो गेम प्लान है उसका छोटा-सा हिस्सा है। हुँ, मैं हुँ। आपको सिर्फ़ वही बता सकता हूँ जो मैंने खुद मैंने नोटिस किया हो अपनी आँखों से। इसके अलावा कई सारी और भी चीज़ें हैं, ग्रोसरी स्टोर हो गए आपके,
कारपेट इंडस्ट्री इंडिया की बहुत बड़ी जो मार्केट की जो खपत है यूएस में होती है, हम्म। वो भी उस पे भी पूरी तरह से पॉज़ लग चुका है। और फर्नीचर स्टोर्स हैं, गैप, बनाना रिपब्लिक जैसी बड़ी-बड़ी कंपनियों के जो कपड़े हैं, वो इंडिया से आते थे, बांग्लादेश से आते थे। अब आप उ वही कपड़े अगर आप खरीदने जाएँगे तो सारे मेड इन बांग्लादेश, मेड इन श्रीलंका, मेड इन कंबोडिया वाले ज़्यादा दिखेंगे। तो इस मामले में भी आप जो कॉस्ट आपने शुरू में बात कही थी ना कि कॉस्ट जो बढ़ती है, उसका तो असर यहाँ की पब्लिक पे होता है, वो बात सही है, लेकिन उसमें भी कई सारे क्लॉज़ेज़ होते हैं। डिलीवरी ड्यूटी पेड, डिलीवरी ड्यूटी अनपेड वाले क्लॉज़ेज़ भी बीच में आते हैं। जैसे मान लीजिए अगर उनका कॉन्ट्रैक्ट है कि जो भी डिलीवरी ड्यूटी होगी, वो प्रोड्यूसर को कवर करनी है, तो जो हमारे इंडिया के प्रोड्यूसर्स हैं, उनको तो बैठे-बैठाए नुकसान हो रहा है, क्योंकि ठीक जो है। ड्यूटी पड़ी है, वो उनको भरनी पड़ेगी। और हम्म। दूसरा क्लॉज़ होता है डिलीवरी ड्यूटी पेड, मतलब जो यहाँ का जो खरीदार है, वो भुगतान करेगा। हम्म। तो ये कहना कि सारा जो इम्पैक्ट है यहाँ के खरीदार पर आ रहा है, वो 50% करेक्ट है। आधी प्रोबेबिलिटी है कि जो सेंडर है, जो प्रोड्यूसर है, उसको ये ड्यूटी भर के भेजनी पड़ेगी। लेकिन जो भी हो, ड्यूटी चाहे खरीदार दे रहा हो या फिर बेचने वाला दे रहा हो, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है जो मार्केट में जगह हम पकड़ बना रहे थे पिछले 10 सालों में, वो अचानक से वाइप आउट होने लगा है। उसको झटका लग गया है। अच्छा, उसको इसमें झटका एक सवाल है सर, एक छोटा-सा सवाल है, हुँ, सॉरी मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ, नहीं, कि जैसे मोदी जी ने कहा है कि भई स्वदेशी अपनाओ, और उन्होंने तो यहाँ तक बोला है अपनी स्पीच में, मैं आपको बता दूँ, उन्होंने एक बहुत बड़ी चीज़ बोली है। उन्होंने ये बोला है कि आप अपने बोर्ड्स पर ये लिखिए स्वदेशी। हुँ, हुँ, जो दुकान के बाहर बोर्ड लगाते हैं, उसमें उन्होंने आह्वान किया है कि स्वदेशी शब्द लिखें सामान के लिए। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, चाहे वो एक्सपोर्टर्स हों, चाहे बड़े-बड़े मैन्युफैक्चरर्स हों, हमारा अपना देश इतना बड़ा कंज्यूमर देश है, 140 करोड़ लोगों का। अगर आपको विदेशों में दिक्कत आ रही है, तो आप अपनी खपत यहाँ पर ही बढ़ाएँ। इसको आप किस एंगल से देखते हैं? देखिए, उन्होंने जो कहा उसमें संशय वाली तो कोई बात है नहीं। उन्होंने बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात कही। स्वदेशी का बोर्ड लगाइए, इंडियन मार्केट दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है, खपत वहीं पे हो सकती है। लेकिन इसमें एक दिलचस्प पहलू जो अक्सर लोग इग्नोर करते हैं, वो ये है, जो एक्सपोर्ट क्वालिटी का माल होता है, जो यूएस से यूरोप वगैरह में जाता है, आपको 2 एग्ज़ाम्पल अ, देने की कोशिश करता हूँ। पहला एग्ज़ाम्पल आप लीजिए राइस का। जो यूएसए मार्केट में जो राइस बिकता है, एक्सपोर्ट क्वालिटी राइस, चाहे वो रॉयल बासमती हो या फिर लाल किला ब्रांड वगैरह हो, आप वो चावल आप यहाँ यूएसए में खरीदिए वर्सेस आप वो चावल इंडिया में खरीदने की कोशिश कीजिए, आपको कीमतों में ज़मीन-आसमान का अंतर दिखेगा। स्वाभाविक सी बात है, कहाँ डॉलर, कहाँ रुपया। ठीक है। लेकिन जो मैं पॉइंट रेज़ करने की कोशिश ये कर रहा हूँ, जो एक्सपोर्ट क्वालिटी का माल है, उसकी खपत इंडिया में इसलिए नहीं होती, क्योंकि उसकी कीमतें बहुत ज़्यादा होती हैं। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हो आप। मेरी माताजी हर साल हर 2-3 साल में यहाँ आती हैं और मैं उनको पटेल ब्रदर्स लेके जाता था। तो मैं उनको दिखाता था कि जब हम शॉपिंग कर रहे होते तो देखती थीं कि दालें जब वो लेती थीं या चावल लेती थीं, घर आके जब वो पकाती थी, कहती थी, "बेटा इनकी क्वालिटी तो बहुत अच्छी है। हुँ, हुँ। ये चीज़ें हमें इंडिया में क्यों नहीं मिलती?" तो मैं उन्हें कहता था कि मम्मी ये इंडिया में भी मिलती हैं। फ़र्क इतना है कि इसकी कीमत इतनी ज़्यादा है कि नॉर्मल जो ग्रोसरी स्टोर वाला है, वो ये इस क्वालिटी का माल नहीं रखेगा। ना तो वो रखेगा, ना कोई खरीदेगा, क्योंकि न मिडल क्लास सबसे ज़्यादा है, लोअर मिडल क्लास नहीं ज़्यादा। करेक्ट। तो जो मोदी जी का स्टेटमेंट है ना, स्वदेशी अपनाइए और स्वदेशी खरीदिए, वो बिल्कुल सही है, लेकिन सवाल फिर घूम फिरा के वही आ जाता है कि जो आपका एवरेज बायर है, क्या वो एक्सपोर्ट क्वालिटी माल को खरीदने की क्षमता रखता है? हुँ। नहीं, उनका एक इशारा ना एमएसएमई की तरफ भी था। जो हमारे छोटे और दोयम दर्जे के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं ना, हुँ, हुँ, एसएमएसीज़ एमएसएमएस हुँ, जो हैं, है ना? माइक्रो और वो वाली जो हैं, उनकी तरफ उनका ज़्यादा इशारा था, क्योंकि जो बड़े एक्सपोर्टर्स हैं, तो वो फिर भी आप काउंट कर सकते हो। लेकिन ये हुँ। छोटे और मिड लेवल के हैं, इनको इनकी तो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। तो ये लोग अपना सामान वहाँ खपा सकते हैं। मतलब एक वो एक नई डायरेक्शन देने की कोशिश कर रहे हैं, जो मेरे को लगा, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है। नहीं, नहीं, आपने बिल्कुल सही ऑब्ज़र्व किया, इसमें कोई दो राय नहीं है।
सारा गेम जो है लॉन्ग टर्म में इस चीज पर आ जाएगा कि जो स्मॉल टू मिड स्केल मैन्युफैक्चरर है इंडिया में, क्या वो अपना मार्जिन कम करके लोकल मार्केट में अपना माल खपाना चाहेगा? हम्म। सारा सारा जो खेल है व्यापार का वो मार्जिन पर होता है आपकी। बिल्कुल ठीक है। बाहर जाने के लिए उनको जो मार्जिन मिलता है, एनॉर्मस मार्जिन, वो इंडियन मार्केट में माल खपाने में उतना मार्जिन नहीं मिलेगा। तो नहीं बस मिलेगा। घूम फिरा के बात वही हो जाएगी कि आप अपना रिस्क और अपना मार्जिन कम करने के लिए लोकल मार्केट में अगर घुसना चाहते हैं, तो इस चीज़ में मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट मेरा जो परसेप्शन वो ये है कि आज का जो इंडियन मिडल क्लास या अपर मिडल क्लास बायर है, वो ये प्रोडक्ट खरीद लेगा। अब आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लीजिए कि अपर मिडल क्लास में अमेरिकन बेस्ड, अमेरिका के मेड इन अमेरिका प्रोडक्ट्स की कितना क्रेज़ है। चाहे वो हम्म। आईफ़ोन हो गया, आईफ़ोन खरीदने के लिए लोग ईएमआई पर लेते हैं। अमेरिकन व्हिस्कीज़ लोग पीने के कितने शौकीन हैं। आप खुद इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लीजिए कि कोई अमेरिका मेड व्हिस्की जैक डेनियल्स को पीना पसंद करेगा भारत की पार्टी में, या फिर ब्लेंडर स्प्राइट पीना पसंद करेगा। ठीक है। तो वो जो क्रेज़ है ना, एक्सपोर्ट क्वालिटी माल खरीदने का इंडिया में, वो है। वो तो है। सवाल सवाल यही है कि आप उसको किस तरह से पैकेज करके बेचते हैं। हम्म। मोदी जी को ये भी कहना चाहिए था अपने स्टेटमेंट में कि स्वदेशी का बोर्ड लगाइए, प्लस उसपे ये लिखिए, ये एक्सपोर्ट क्वालिटी माल है जो आपको अब इंडिया में ही मिल रहा है। फिर हाँ देखिए आप बिल्कुल। कमाल। मार्केटिंग हम्म। स्ट्रैटेजी है। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं सिर्फ कॉमन सेंस से बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। जो एवरेज इंडियन बायर माइंडसेट है वो यही है। अच्छा, अब एक सवाल आता है इसमें कि ये तो ट्रम्प को मालूम है कि उसके बस यही अब लास्ट टर्म है, ठीक है। कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कहीं दूर से, जैसे पुतिन मेरे ख्याल से 99 से है ना, बने हुए हैं, और हुँ। उन्होंने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल दिया। तो कहीं ऐसा नहीं लगता, जैसे शुरू में ये बात भी उठाई थी मिस्टर ट्रंप ने, कि भाई हो सकता है कि मैं तीसरी टर्म में भी आ जाऊं, या फिर दूसरी तरफ ये लगता है कि भाई इस टर्म में इतना बवाल कर दूं मैं कि एक तरीके से, पूरी तरीके से सोच ही बदल जाए और सारा नजरिया ही बदल जाए। ये आपने बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक उठाया है। जी। ये टॉपिक यहाँ के सोशल मीडिया में डेमोक्रेट्स के बीच में अक्सर उठता है। क्योंकि मिस्टर ट्रंप ने इंडिकेशंस दिए हैं, जैसा कि आपने बोला कि मैं तीसरी टर्म के लिए भी आ सकता हूँ। क्या संविधान के हिसाब से ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ का संविधान कहता है कि आप 2 टर्म से अधिक प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। सर एक बात बताऊं, बुरा मत हुँ, मानना, मेरे को तो हुँ। ये लगता है संविधान लोगों ने ही बनाया है, और जो सबसे बड़ा ताकतवर आदमी होता है ना, संविधान तो क्या, वो पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। संविधान तो बहुत छोटी चीज है। आप शायद से सही कह रहे हो, लेकिन इसमें हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी होगी कि यूएस के प्रेसिडेंट को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करने की पावर दी हुई है संविधान ने, हाँ जी। लेकिन जो उसके मूलभूत राइट हैं, उसको बदलने की ताकत नहीं दी है। ठीक है। मूलभूत राइट ये है, उसमें ये है कि 2 टर्म से ज़्यादा आप नहीं बन सकते। नहीं बन सकते, ठीक बात है। मिस्टर ट्रंप ने जो अभी तक टैरिफ बदलने वाले हैं कानून हैं, और जो भी अभी तक उन्होंने अपने पहले 200 दिनों में जो भी ऑर्डर ऑर्डर पास किए हैं, अगर आप ध्यान देंगे वो सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ही हैं। हम्म। यहाँ पर लोग हल्ला मचाते हैं, विपक्ष के लोग कहते हैं कि आप टैरिफ ऑन द फ्लाई, कभी किसी दिन सुबह उठ के कहते हैं 25%, कभी 50%, ऐसा कैसे कर सकते हो? कानूनन आप नहीं कर सकते। ये ठीक सारे है। टैरिफ टैरिफ रेट जो हैं यहाँ के संसद में पास होने चाहिए, यहाँ के कांग्रेस में पास होने चाहिए। बात बिल्कुल सही है, बट हम्म। ही इज़ यूजिंग हिज एग्जीक्यूटिव पावर्स। इसमें इसमें एक सवाल उठ रहा है, आपने हुँ, जैसे बोला था कि आप मीडिया को फॉलो करते हैं, ठीक हुँ, है। तो मुझे लगता है कि आप इंडियन मीडिया को भी फॉलो करते होंगे। कुछ हद तक। इंडियन मीडिया को जो मैंने देखा, भाई साहब, वो मतलब ऐसा दिखाते हैं पूरा अमेरिका में बवाल, पूरा अमेरिका हिल गया है, लोगों में अफरा तफरी मची हुई है। मतलब मैं अभी देख रहा था, 3-4 चैनल देख रहा था, वो ऐसा दिखा रहे थे कि जैसे यहाँ पर बस बवंडर आने ही वाला है। तो यहाँ के लोगों में तो कुछ पता ही नहीं होता, लोगों को यहाँ पर के भी क्या हो रहा है, वो तो इन चीजों से एकदम अनभिज्ञ रहते हैं, है ना। लेकिन अंदर खाते आपको क्या लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ आम अमेरिकन के मन में भी कुछ आ रहा है ऐसा, और वो शो नहीं कर रहे? देखिए सर, भारतीय मीडिया जाना जाता है अपने सेंसेशनलिज्म के लिए।
बातों हाँ, सेंसेशनलिज़्म के लिए और प्लस बातों को बड़ा चढ़ाकर राई का पहाड़ बनाने के लिए बिल्कुल, हम हमारा बिल्कुल, मीडिया जाना जाता है। बिल्कुल, अफ़रा-तफ़री वग़ैरह वाला माहौल तो यहाँ नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। कुछ कुछ अपवाद हैं। अपवाद जो हैं वो कैलिफ़ोर्निया स्टेट्स जैसे हैं जहाँ पर इल्लीगल इमिग्रेंट्स को लेकर धर-पकड़ वाला जो माहौल है, वो चीज़ें इग्नोर नहीं की जा सकती। लेकिन वो मुद्दा बिल्कुल अलग है। वो इल्लीगल इमिग्रेशन का है मुद्दा और इल्लीगल इमिग्रेशन पर तो पिछली सरकारों में भी काम होते आए हैं। बराक ओबामा के टाइम में भी इल्लीगल इमिग्रेशन पे इसी युद्ध स्तर पे काम हुआ था। बस एक अंतर था, अंतर ये था कि तब के विपक्षी गवर्नर्स ने उसको इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनाया था, जितना आज की तारीख में डेमोक्रेटिक गवर्नर्स ने इस चीज़ को मुद्दा बना दिया है। बना रखा है। चलिए, अब आप थोड़ा-सा समय भी हो रहा है, अब आप महँगाई के ऊपर, ये जो इन्फ्लेशन है, इसके ऊपर अपने वो एक्सपर्ट जो ऑब्जर्वेशंस हैं, उसके ऊपर लाइट डालिए थोड़ी-सी। देखिए सर, महँगाई तो बढ़ी है इधर। महँगाई तो यहाँ कोविड के दौरान बढ़नी शुरू हो चुकी थी और मिस्टर ट्रम्प के आने के 200 दिन के अंदर वो महँगाई बढ़ी है। ऑल्दो आप पेपर पर आंकड़े वगैरह आर्टिकल को रेफर करेंगे तो आपको सब तरह का मिक्स्ड कंक्लूजन मिलेगा। लेकिन ऑन ग्राउंड हकीकत यही है। आप 2-3 चीज़ों जो बेसिक चीज़ों से अंदाज़ा लगा लीजिए। अंडे की कीमत लगा लीजिए। अंडे की कीमत इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 70% बढ़ चुकी है। लेकिन नहीं सर, मैंने तो कल पढ़ा है कि अंडे की कीमत गिरी है पिछले 3 दिन में, और टमाटर और केले, मैं भी फल सब्जियाँ लाता हूँ, उसके रेट बढ़े हैं, वो महँगे हुए हैं। अंडे की कीमत बढ़ी है इसमें कोई शक नहीं है। अंडे तो आप ईस्ट कोस्ट पे आप ग्रोसरी स्टोर्स में जाके देखिए वहाँ पे साइन बोर्ड भी लगा हुआ है कि अच्छा। आप 2 अंडे की क्रेट से ज़्यादा नहीं खरीद सकते। हुँ, हुँ। ये भी कई साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं क्योंकि लोग अंधाधुंध अंडे खरीद के होard कर रहे थे जिसकी वजह से शॉर्टेज हो रही थी। शॉर्टेज होगी तो ऑब्वियसली प्राइस बढ़ेगा। ये भी एक फैक्टर है कि अंडे पर लेके यहाँ पे काफ़ी राजनीति भी हुई थी कुछ टाइम तक। अम, केले की कीमत बढ़ी है क्योंकि केला अमेरिका में पैदा नहीं होता। हुँ, हुँ। मेक्सिको वगैरह से आता है, मेक्सिको पर टैरिफ लगा तो ऑब्वियसली केला महँगा हो गया। यहाँ की तो एक सांसद जो है वो जून के महीने में केला लेके पहुँच गई थी, एक हाँ, सेशन में। बिल्कुल पहुँच गई थी। उन्होंने सेक्रेटरी से सवाल भी किए थे कि हम हाँ, तो केले अमेरिका में पैदा नहीं करते, अब इसका क्या किया जाए? ठीक है। एवोकाडो वगैरह जो बेसिक सब्जियाँ वगैरह हैं, वो सब महँगी हुई हैं। मैं खुद हुँ, लेने हुँ। जाता हूँ, तो मेरे को दिखाई देता है कि हाँ, जो बिल्कुल महँगी हुई हैं। हुँ, जो हुँ। हफ्ते का राशन मैं पहले $70 में खरीदता था, मैं $100 का खरीद रहा हूँ। ठीक बात है। तो एन नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं। हुँ, हुँ। जो मांस है, इधर वो महँगा हुआ है। बीफ वगैरह महँगा होना शुरू हो चुका है। काफ़ी हद तक बढ़ा है महँगाई। लेकिन तो एक चीज़ और बड़ी है, मैंने जो ऑब्ज़र्व करी, मैं इंडियन स्टोर में भी जाता हूँ और ये जो यहाँ के अमेरिकन स्टोर्स हैं, उसमें भी जाता हूँ। जिस रेशियो में इंडियन स्टोर रेट बढ़ा रहे हैं ना, वो अमेरिकन स्टोर्स नहीं बढ़ा रहे। देखिए सर, उसका उसका रीज़न ये भी है कि जो इंडियन स्टोर वाले जो रेट बढ़ रहे हैं, दालें वगैरह हो गईं या फिर वो जो प्रोडक्ट जो डायरेक्टली इंडिया से आ रहा है, उसके रेट तो बेतहाशा बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। हुँ, हुँ। लेकिन ये भी एक वो जैसे कहते हैं ना मोदी जी के शब्दों में आपदा में अवसर, उसमें भी अवसर निकल चुका है कि आटे जैसी चीज़ें जो हैं वो जो कनाडा के पंजाबी समुदाय और पंजाबी कंपनीज़ की हैं, उसकी बाढ़ आ चुकी है। अब आप हाँ। इंडियन स्टोर में जाके देखिए आटा हो गया, चावल हो गया और जितने भी पनीर वगैरह जो बन के अमूल पनीर की जगह आप कैनेडियन कंपनीज़ के पनीर बिकने लग गए हैं। तो शेल्फ में मेड इन कनाडा प्रोडक्ट्स भी खूब दिखेंगे आपको इंडिया वाले। हुँ, हुँ। लेकिन अब टैरिफ तो कनाडा का भी बढ़ाया है भई इन्होंने। तो उतनी एक्स्पोनेंशियल रेट में नहीं बढ़ाया ना जितना कि अभी क्यों? इंडिया के कनाडा के ऊपर तो 50% बढ़ाया है, ब्राज़ील और कनाडा। नहीं, वो पॉज़ पर है अभी भी। कनाडा का और ये जो सेक्टर है उसके भी अलग-अलग डिविजन्स हैं, अलग-अलग कैटेगराइज़ेशन है। तो और इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ और भी है जैसे कि जो कैनेडियन इंडियन मैन्युफैक्चरर्स की जो प्लांट्स हैं, जो पहले कनाडा में ही थे, वो कई सारे प्लांट्स अब यूएसए में भी खुल चुके हैं। हुँ, हुँ, जैसे हुँ। नानक है, स्वाद है, ये इनकी जो फैक्ट्रीज़ हैं वो यूएसए में भी हैं। तो इनका लाइसेंस तो है कनाडा का लेकिन मैन्युफैक्चर वो यूएसए में ही हो रहा है।
तो ये भी एक आपदा में अवसर ही है कि आप ये सोचिए जो इंडियन कंज्यूमर के लिए जो चीज़ें यूएसए में मिलनी चाहिए थी, वो मेड इन यूएसए ही बनकर आ रही हैं। घी तक यहाँ बन रहा है। हाँ, घी घी भी बना हुआ आ रहा है। घी भी मेड इन यूएसए बना रहा है। बिल्कुल आ रहा है। तो उसको तो पता ही नहीं था देसी घी भी कुछ होता है। हाँ, तो अब आप ये सोचिए यहाँ पर कई सारे इंडियन ओरिजिन के लोगों ने घी बनाने की फैक्ट्रियाँ अमेरिका में डाल ली हैं। डाली हुई है। तो हम हमारे लिए तो घी एक सबसे इम्पोर्टेंट शुद्धता का पैमाना है। घी और रोटियां, बनी बनाई रोटियां हर ब्रांड की यहाँ पर मिल रही हैं अभी। वो भी सारी यूएसए में वॉलमार्ट बनी में भी मिल रही है। है, की फूड में भी मिल रही है, हर जगह मिल रही है। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। तो दालें वगैरह हैं जो कई दालें हैं जो कनाडा में नहीं उगाई जाती, यूएसए में नहीं होती, उन सब की कीमत बढ़ेगी। उनकी बढ़ेगी। हाँ, तो अब आपको क्या लगता है, इफ वी ट्राई टू कंक्लूड दिस प्रोग्राम, आपको क्या लगता है, मतलब व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन फॉर द नेक्स्ट कमिंग से 1 मंथ और सो? पॉज़ पर रहेगा काफ़ी कुछ। अ, अभी तो 25% वाली कैटेगरी में हम चलते ही रहेंगे। लेकिन हम्म इसमें से मुझे सहानुभूति भारत के उन स्मॉल एक्सपोर्टर्स के लिए है, जिनके ऑर्डर्स अभी पॉज़ पे हैं। वो एक बहुत हम्म बड़ा सेटबैक है। छोटे कपड़ा व्यापारी हो गए, कारपेट वाले हो गए, फर्नीचर, स्मॉल हैंडीक्राफ्ट्स वाले लोग हो गए। उन बेचारों की रोज़ी-रोटी पर एक संकट आ खड़ा हुआ है और उस संकट से उभारने के लिए उनको कोशिश यही होनी चाहिए भारत की कि उनकी जो खपत है, इंडियन मार्केट में ही हो। पहला तो ऑब्जेक्टिव ये है। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि भगवान से प्रार्थना यही है कि यूक्रेन और रूस की जो लड़ाई है वो खत्म हो, जिससे चीज़ें वापस बैक टू नॉर्मल हों। अच्छा, आपको ये लगता है कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई इसकी वजह है ट्रम्प की जो सोच है, अब जो भारत के साथ वो जो उनका नजरिया चल रहा है, वो बिल्कुल, इतना महत्वपूर्ण नहीं है? बिल्कुल, बिल्कुल। सारा गेम इसी चीज़ से डिक्टेट हो रहा है कि किसको ठेका मिलेगा वहाँ कंस्ट्रक्शन करने का। यूरोपियन हम्म देशों को मिलेगा या अमेरिकन्स को मिलेगा। तो वो तो आप तेल देखिए, तेल की धार देखिए, आपको जिस दिन युद्ध विराम होगा, उस दिन क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि प्रॉफ़िट किसको मिलता है। सही बात है, सही। प्रॉफिट भी और क्रेडिट भी। प्रॉफ़िट भी, अभी क्रेडिट तो सवाल क्रेडिट का भी बहुत बड़ा सवाल है, आ गया है कि भाई यूरोप लेगा कि अमेरिका लेगा क्रेडिट, या जेलेंस्की लेगा। अभी तो उस क्रेडिट के ऊपर भी सबकी नजर है, मुझे तो यही लगता है। मोदी जी आज अनाउंस करते हैं कि थैंक यू मिस्टर ट्रम्प आपने लड़ाई रुकवाई थी। सारा टैरिफ जो है सारा टैरिफ वापिस ले लेगा, 10% पे आ जाएगा। 10% पे आ जाएगा। मामला बड़ा साफ-सा है। लेकिन चलो, इस पे ऐसे नजर रखते हैं सर, नजर हाँ, रखते हैं, और अगर बिल्कुल, कोई महत्वपूर्ण घटनाक्रम होता है, तो हम एक इमरजेंसी में भी कार्यक्रम को बना सकते हैं। बिल्कुल, अवश्य सर। ठीक है, नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार। थैंक यू। थैंक यू सर।